नमस्कार। आप देख रहे हैं लेट्स डिस्कस और इस वक्त हमारे साथ लेट्स डिस्कस के संपादक धीरेन्द्र सर हैं। आज एक नेता पर बात नहीं करेंगे, राजनीति के गुलदस्तों पर बात करेंगे, सियासत के गुलदस्तों पर बात करेंगे, पप्पू यादव की बात करेंगे, चिराग पासवान की बात करेंगे, मुकेश सहनी की बात करेंगे, पशुपति पारस की बात करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा की बात करेंगे। पप्पू यादव से शुरुआत करते हैं सर। देखिए 2024 में लोकसभा का चुनाव है। पप्पू यादव महागठबंधन में एंट्री का रास्ता तलाश रहे हैं, कोशिश सफल नहीं हो पाई है। अकेले दम पर बहुत कुछ करके देख लिया है। विस्तार से हम चाहते हैं कि आप ही बताएं 2024 में क्या होगा पप्पू यादव देखिए, का। ये तो बड़ा अच्छा है कि आज आपने एक ऐसा विषय सोचा कि जिसमें हम किसी एक पॉलिटिकल पार्टी पर बात न करके बुके पर बात करें। इसलिए बुके पर बात करना जरूरी है कि बिहार की राजनीति को प्रभावित करने वाली जो शक्तियां हैं उसमें कोई एक ताकत बहुत बड़ी ताकत नहीं है। जी यहाँ पर समयानुसार इतने छोटे छोटे दल हैं कि वो छोटा दल कभी भी बड़ा उलटफेर कर देता है। जी बावजूद इसके बिहार में तकरीबन पिछले 8-9 साल से सक्रिय है पप्पू यादव की पार्टी, जन अधिकार पार्टी जाप। इस पार्टी को किसी भी गठबंधन से तवज्जो नहीं मिल रहा है। पप्पू यादव ने स्पष्ट कहा कि महागठबंधन का हम हिस्सा बनना चाहते हैं। जून में पटना में अधिवेशन हुआ, पप्पू यादव को कॉल नहीं मिला। बेंगलुरु में जुलाई में होता है, पप्पू यादव को कॉल नहीं मिलता है। मुंबई में प्रस्तावित है, पप्पू यादव को कॉल नहीं मिलता है। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? जहां तक मेरी समझ कहती है, हो सकता है कि आप इससे इतर राय रखते हो, कि जब तक लालू प्रसाद यादव जैसा बड़ा यादव लीडर मौजूद है, पप्पू यादव का चुनावी राजनीति में फेस वैल्यू कम रहेगा। नहीं, एक दूसरे फैक्टर को लगता नहीं कि आप इग्नोर कर रहे हैं। पप्पू यादव बाढ़ में पटना को बचा रहे हैं, पप्पू यादव खाना बांट रहे हैं, पप्पू यादव प्याज बेच रहे हैं, पप्पू यादव नाले साफ करवा रहे नहीं, हैं। इसमें कोई दो मत नहीं कि जनता के मुद्दों पर पप्पू यादव मुखर रहे हैं, और न सिर्फ मुखर रहे हैं, पप्पू यादव काम करते रहे हैं। बावजूद इसके, जब से इनकी पॉलिटिकल पार्टी का फॉर्मेशन हुआ है, उसके बाद से जितने चुनाव हुए हैं, उस चुनाव के किसी भी लिटमस पेपर टेस्ट में पप्पू यादव अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाए हैं। पप्पू यादव के पास जन समर्थन है, पप्पू यादव के पास भीड़ है, पप्पू यादव के पास जनता है। लेकिन अगर पप्पू यादव के पास कुछ नहीं है तो वही जन समर्थन वोट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है। अगर जो पप्पू यादव के पूरे पॉलिटिकल सफर को देखें, जब से वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाए हैं, तो पटना विश्वविद्यालय के चुनाव में एक बार उनको सफलता मिली है। इसके अलावा पप्पू यादव को किसी भी पॉलिटिकल जो टेस्टिंग होती है, इलेक्शन वाइज जो राजनीतिक दलों की परीक्षा होती है, वो किसी भी परीक्षा में पास नहीं हुए हैं। पहली फैक्टर। दूसरा फैक्टर ये कि पप्पू यादव लालू यादव के रहते हुए इनका कद कभी बड़ा नहीं हो सकता। देखिए, बिहार की पॉलिटिक्स कास्ट वाइज कॉम्प्लिकेटेड है। यहां पर हर कास्ट का एक अपना नेता है। आप बीजेपी को भी देखिएगा तो वहां पर भी जाति को लेकर प्रयोग चल रहा है। कांग्रेस को भी देखिएगा, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में, बिहार में और झारखंड में एक ही जाति के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। तो जब तक पप्पू यादव लालू यादव के मौजूद रहेंगे पप्पू यादव के राज्य में, तब तक पप्पू यादव का पॉलिटिकल वैल्यू कम रहेगा। पप्पू यादव का बार्गेनिंग फैक्टर, बार्गेनिंग कैपेसिटी कम रहेगा। अब आप ये कह सकते हैं कि सफलता तो उपेंद्र कुशवाहा को भी नहीं मिली है। बिल्कुल। जितनी बड़ी सफलता मिलनी चाहिए, बावजूद इसके एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को न्योता दिया। उसके पीछे की वजह यह है कि उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के पैरेलल चलने वाले नेता माने जाते रहे, अपने आप को उस तरीके से प्रोजेक्ट किया। दूसरी बात है कि धीरे धीरे उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा मतदाताओं के बीच में अपने आप को स्थापित किया, एक जाति का चेहरा बना। हाँ, छोटा ही सही लेकिन वो चेहरा बने हैं। और 2020 के विधानसभा चुनाव के समय कुछ एक विधानसभा में उनके नाम पर वोट ट्रांसफर हुआ था। जो बड़ी पार्टियां हैं, जो अलायंस करती हैं, जो महागठबंधन बनाती हैं, वो तमाम कैलकुलेशन पर काम करती है। इस कारण उनको वैल्यू मिल रहा था। अब कितना वैल्यू मिलेगा, ये कितना सीट मिलता है, उस पर डिपेंड करता है।
चिराग पासवान को ले लीजिए। चिराग पासवान ने 2020 में खुल्लम खुल्ला ये साबित किया कि अगर हम चुनाव जीत नहीं सकते हैं तो मेरे पास इतनी ताकत जरूर है कि दूसरे के जीत का हम रास्ता रोक दे सकते हैं। नीतीश कुमार की पार्टी अगर जो 45 सीट पर सिमट गई तो क्रेडिट इसके पीछे चिराग पासवान को, ये चिराग पासवान भी स्वीकार करते हैं, बीजेपी भी स्वीकार करती है और नीतीश कुमार भी स्वीकार करते हैं। एक चौंकाने वाला नाम इस डिस्कशन में आता है पशुपति पारस का। जी। पशुपति पारस भी कह रहे हैं कि हम भी बड़े फैक्टर हैं और उनको भी एनडीए ने न्योता दिया है। मैं फिर कहूंगा कि न्योता दिया है, लेकिन कितना वजन मिल रहा है ये तब तय होगा जब उनको कितनी सीटें मिल रही हैं, इस पर से पटाक्षेप हो जाए, ये क्लियर हो जाए कि उनको कितना सीट मिलता है। फिलहाल वो एनडीए के हिस्सा हैं, इसलिए एनडीए से उनको न्योता मिला है। नागमणि ने भी दावा किया कि मेरी भी मुलाकात हुई है और हमारी भी बातचीत हुई है। एक जो एनडीए की जो रणनीति है वो मेरी समझ ये कहती है कि एनडीए किसी भी कास्ट के किसी भी बड़े लीडर को अगर जो उनके पास आना चाह रहा है तो एनडीए छोड़ना नहीं चाह रही है। ये एनडीए की अपनी रणनीति है। किसी को एक सीट दे के मना लेगी, किसी को विधानसभा का में प्रमोट करने के नाम पर मना लेगी। ये रणनीति इतने माइन्यूट लेवल पर काम अभी इंडिया गठबंधन नहीं कर रहा है। योग्यता बस ये होनी चाहिए कि आप जीत नहीं सकते हैं तो कम से कम हरा दीजिए, हरा दें, माने आपके पास वोट ट्रांसफर करने की क्षमता के चेहरे हों। अब आ जाइए जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अपनी जाति के सबसे बड़े नेता हैं और एक बड़ा दलित नाम हो गया मुख्यमंत्री होने के बाद, इसलिए जीतन राम मांझी को वैल्यू मिल रहा है। और पप्पू यादव को वैल्यू क्यों नहीं मिल रहा है, ये यहां से स्पष्ट होता है। अब आ जाइए, एक बड़ा नाम है मुकेश सहनी। मुकेश सहनी को वो भी कह रहे हैं कि वो बीजेपी हमको मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। मुकेश सहनी पर आपने भी बहुत काम किया है, मुकेश सहनी को वैल्यू क्यों नहीं मिलता है ये हम बताएं, उसके पहले आप बताइए। नहीं, देखिए मुकेश सहनी, जो मेरी समझ कहती है, मुकेश सहनी की एक छवि एक तो अति महत्वाकांक्षी नेता की है। मुकेश सहनी के साथ रहने वाले लोग भी कहते रहे हैं कि मुकेश सहनी पॉलिटिशियन है ही नहीं। कई उदाहरण हैं हमारे सामने और हमारा भी अनुभव रहा है। कोई सामान्य पॉलिटिशियन बावजूद इसके अगर मुकेश सहनी कहते हैं कि एनडीए से मुझे कॉल आ रहा और एनडीए के बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं और हमको बुलाना चाहते हैं अपने पास में, लेकिन हमारी ये शर्तें हैं, अगर ऐसा है तो उनको फिर निमंत्रण क्यों मिल रहा है? उनको निमंत्रण मिल क्यों रहा है? एनडीए की मीटिंग में कॉल नहीं हुआ, लेकिन वो कह तो रहे हैं कि हाँ बीजेपी के बड़े नेता के टच में हम हैं। कम से कम उन्होंने कुछ उपचुनावों में और खासकर बोचहा के उपचुनाव में ये साबित किया है कि वो जीत नहीं सकते हैं तो हरा सकते हैं। करेक्ट, यही वो ताकत है राजनीति में जिस आधार पर आपको तौला जाता है और जिस आधार पे आपका वजन बनता है। पॉलिटिक्स में आप जीतें यही महत्वपूर्ण नहीं है, अगर आप किसी को हराने का भी मादा रखते हैं तो आप कुछ प्राप्त कर सकते हैं। मुकेश सहनी ने कम से कम बाई इलेक्शंस में ये जरूर साबित किया कि हम हराने की कैपेसिटी रखते हैं। पहली बात, मुकेश सहनी जिस तरीके से सहनी समाज को, मलाह समाज को जोड़ने में लगे हुए हैं, निषाद समाज को जोड़ने में लगे हुए हैं, ये कम से कम बता रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की तरह, जीतन राम मांझी की तरह, चिराग पासवान की तरह एक वोट बैंक वो अपना क्रिएट करना चाहते हैं और उसके लिए वो प्रयासरत हैं। ये चीज पप्पू यादव के साथ नहीं है। और पप्पू यादव के साथ क्यों नहीं है, मैंने पहले भी कहा कि जब तक लालू प्रसाद यादव जैसा बड़ा यादव नेता मौजूद रहेगा तब तक यादवों के नेता पप्पू यादव नहीं हो सकेंगे। और बिहार की राजनीति के हिसाब से, बिहार के पॉलिटिकल पैटर्न के हिसाब से आपके पास अगर एक नहीं है तो दूसरा आपके पास नहीं आएगा। एक और एक मिलकर यहां 2 नहीं 11 होने की बात है। इसलिए 11 तक पहुंचने के लिए कम से कम आपके पास एक होना जरूरी है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पप्पू यादव जमीन पर बहुत संघर्ष करते हैं और सुख दुख में लोगों के साथ खड़े होते हैं। बावजूद इसके एक आखिरी सवाल हमारा होगा सर कि एक लिहाज से तो पप्पू यादव की जो मुश्किल है, राजनीतिक मुश्किल, वो इसलिए भी बड़ी है उपेंद्र कुशवाहा के मुकाबले, जीतन राम मांझी के मुकाबले, चिराग पासवान के मुकाबले और मुकेश सहनी के मुकाबले। पप्पू यादव के पास कोई मुफीद विकल्प नहीं है। महागठबंधन में जाने का रास्ता तलाश रहे हैं या एकला चलो, तीसरे मोर्चे की गुंजाइश नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा तो महागठबंधन में भी रहे हैं, एनडीए में जा सकते हैं। जीतन राम मांझी एनडीए में रहे हैं, महागठबंधन में जा सकते हैं। अब
उनके पास दोनों तरफ जाने का विकल्प है। पप्पू यादव के पास पप्पू यादव के पास एक विकल्प बचता है। जी पप्पू यादव आने वाले लोकसभा चुनाव में अपनी ताकत के साथ, बहुजन समाजवादी पार्टी के ताकत के साथ, ओवैसी की पार्टी के ताकत के साथ और एक दो और जो प्लेयर्स हैं, छोटे बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी ताकत के साथ अगर जो अलायंस करते हैं और कुछ करामात दिखाने में कामयाब हो जाते हैं तो बिहार में पहचान तो बनेगी पप्पू यादव की ही, क्योंकि एआईएमआईएम का भी बिहार में कोई बड़ा चेहरा नहीं है। बहुत सफल वो प्रयोग नहीं हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में वो कर चुके हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में मुझे याद है उन्होंने इस तरह का प्रयोग किया। कृष्ण मेमोरियल हॉल में अखिलेश यादव भी आए, दूसरे राज्यों के कई नहीं, नेता आए। आप एक चीज समझिए, अखिलेश यादव की पार्टी जो है उनका बिहार में कोई स्टेक नहीं है। जी मायावती की पार्टी का बिहार में स्टेक है। मायावती की पार्टी का एक वोट परसेंटेज है। एआईएमआईएम ने साबित किया है कि उसके पास वोट परसेंटेज है। जी तो ऐसी पार्टियों के साथ अगर जो पप्पू यादव टाई अप करके लड़ाई को त्रिकोणीय करने की कोशिश करते हैं, जो कि वो करते रहे हैं। हाँ, अगर वो कोशिश उनका मेटेरियलाइज हो जाए, सफल हो जाए, तो आने वाले दिनों में 2025 के विधानसभा चुनाव के समय पप्पू यादव एक बार्गेनिंग फैक्टर हो सकेंगे। अभी हमने अपने गुलदस्ता में जितनी पॉलिटिकल पार्टी का नाम लिया, उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी की पार्टी हो, चाहे और भी जो पार्टियां हों, उसमें सिर्फ और सिर्फ पप्पू यादव की ही पार्टी एक ऐसी है जो किसी भी गठबंधन का हिस्सा नहीं है। बाकी सबने अपना अपना रास्ता तय कर लिया है। इसलिए इस पॉलिटिकल डिस्कशन में हम बात तो कर रहे थे बुके की, लेकिन उस बुके में चर्चा केंद्रित थी विशेष तौर पर पप्पू यादव पे। और चलिए जाते जाते एक आग्रह आप लोगों से कि अगर आपने लेट्स डिस्कस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। खबर अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिए। और बहुत जल्द आपके सामने फेसबुक का प्लेटफॉर्म भी होगा। फेसबुक पेज पर भी आप हमारे डिस्कस को देख पाएंगे, हमारे वीडियोज को देख पाएंगे। धन्यवाद।